स्वागत है आपका पीटी स्पेशल के आज के वार्ता में। हम लोग डिस्कस कर रहे हैं यूपी पीसीएस के पीटी के 2023 के पेपर से। लेकिन एक थोड़ी दुविधा हो गई है। कल बारिश से इसका मैंने एक सॉल्यूशन खुद तैयार किया था, वो थोड़ा सा भीग गया है तो मुझे फिर से लिखना पड़ेगा। तो आज मैंने पेपर पे ही यथासंभव सॉल्यूशन लिख दिया है, दोबारा होमवर्क किया है। जिस तरह मैंने 24 को एक्सप्लेन किया था हैंड रिटन में, उसी तरह मैंने 23 को भी किया था। लेकिन कल बारिश की वजह से मुखर्जी नगर में जो बैग था वो पूरा भीग गया, तो वो मैं अपलोड नहीं कर पाया। बट आज कुछ खास चीजें, जैसे कि 25 में क्या क्या पेपर में आ सकता है, वो मैं सारा कतर करके यहाँ रखा हूं। तो अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, जैसे इकोनॉमिक इशू, ये सारी चीजें हैं, अगले के एक दो लेक्चर में उन सभी मुद्दों के ऊपर प्रकाश डालेंगे कि सवाल कहां से आ सकते हैं। मैंने एक एक न्यूज इकट्ठा किया है, चाहे वो इकोनॉमी का हो या चाहे वो ये इंटरनेशनल रिलेशंस का हो। सारे हिंदू अखबार, इंडियन एक्सप्रेस से मैंने कतरा हुआ है। तो अगले लेक्चर के कुछ लेक्चर्स में हम डिस्कस करते जाएंगे कि इस बार के मतलब 25-26 कि पीटी में कैसे सवाल बन सकते हैं। आप देख सकते हैं ये सारे अखबारों से लिए गए हैं, एक एक दिन की चीजें हैं। अप्रैल 5, 2025। तो अगले कुछ डिस्कशन इंटरेस्टिंग होने वाले हैं और आई थिंक मेरा प्रयास रहेगा कि आपके 2025 के लगभग सारे प्रश्नों में से 70 to 80% प्रश्न को कवर हो जाए। थोड़ा सा परिश्रम आपको करना पड़ेगा, ट्रेडिशनल तैयारियों से अलग हट करके कुछ सोचना पड़ेगा। किताबें कुछ भी नहीं पढ़नी है, नई चीजें कुछ भी नहीं पढ़नी है, सारी पुरानी चीजों को आपको ही दोहराना है थोड़ा नए सिरे से। तो आइए शुरू करते हैं हम लोग यूपी पीसीएस के 2023 के क्वेश्चंस में। पहले क्वेश्चंस की बात करें तो नॉर्मल सा क्वेश्चन है, संविधान और राज्य से जुड़ा हुआ है, किस संघ और किस अनुसूची में क्या है। तो इस तरह के प्रश्नों में ये भी एनसीईआरटी से आया हुआ सवाल है, कहीं कोई दुविधा नहीं है। अधिकरण जो है वो 42वें संशोधन के तहत जोड़ा गया है। ट्रिब्यूनल्स, जैसे सरकार के कामकाज में बहुत सारी चीजें होती हैं, अब ट्रिब्यूनल जोड़ा गया। तो ट्रिब्यूनल कब जोड़ा गया, किस अधिनियम में जोड़ा गया, ट्रिब्यूनल के उद्देश्य क्या है, और मेंस परीक्षा के लिए नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल का क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। दूसरा, मोदी सरकार जानबूझ के ट्रिब्यूनल्स के ऊपर अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं कर रही है। तीसरा, ट्रिब्यूनल्स के जजमेंट में और सुप्रीम कोर्ट की सुनवाई में कई तरह की समस्याएं आ रही हैं, खासकर जब सुप्रीम कोर्ट के जज कुछ खास तकनीकी ट्रिब्यूनल से जुड़े मामले की तकनीकी पेचीदगियों को समझ नहीं पा रहे हैं, बेबस हो रहे हैं। तो यहां पर इस तरह के प्रश्न बनते हैं। वही मैं लिखा हुआ था, लेकिन बारिश में भीग गया, तो मैं ऐसे बोल के सुना देता हूं, मुझे सारी चीजें याद है। तो यहां पर सिर्फ ट्रिब्यूनल्स जोड़ा गया है। अब आपको ट्रिब्यूनल्स के बारे में थोड़ा सा डिटेल स्टडी करना पड़ेगा। दूसरा जो प्रश्न है यहां पर आप देख सकते हैं, कूट मिलाने वाला है, नॉर्मल सा सवाल है। वित्त आयोग, एक अध्यक्ष, 4 मेंबर, लोक सेवा आयोग, निर्वाचन आयोग, SC/ST कमीशन। तो अक्सर ये प्रश्न यूपी में पूछे जाते हैं, ये भी एनसीईआरटी से आया हुआ सवाल है। तो आपका ध्यान फोकस होना चाहिए कि एनसीईआरटी में कम से कम जितने आर्टिकल है, कल भी मैंने बोला था कि 16 से 17 आर्टिकल आपको याद करना होगा, उसको ध्यान रखें। ये काम क्या करते हैं ध्यान रखिएगा। अभी तो सिर्फ कूट मिलाने के लिए दिया है, ये काम क्या करते हैं, इनको कौन सा काम दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में कोई सुनवाई इससे जुड़ी हुई चल रही है। जैसे एक पर्टिकुलर स्टेट ने शेड्यूल कास्ट को लेकर के उप कैटेगरियां कर दी हैं। ओबीसी में तो कैटेगरियां हैं, एससी में कैटेगरियां नहीं है। आगे हम चर्चा करेंगे और इस साल के प्रश्नों में से एक है। ठीक उसी तरह लोक सेवा आयोग या वित्त आयोग का नया गठन हुआ है, तो उसकी चीजों के ऊपर ध्यान रखें। अगला सवाल ये भी एनसीईआरटी से दिया हुआ है, संविधान बनाने के कालक्रम में, मतलब संविधान पर प्रस्ताव कब पारित हुआ, कब बैठक हुई, कब प्रारूप समिति पर बना, कब डिस्कशन हुआ, कब लागू हुआ, कब पहली बार लागू हुआ और कब अंतिम रूप से लागू हुआ। इतनी सारी चीजें बनती हैं, कहीं भटकने की जरूरत नहीं है। यहां पर भी लक्ष्मीकांत जैसी किताबों से सिर्फ आपको सीमित जानकारी मिलेगी, बट
एनसीईआरटी पढ़ना थोड़ा आपके लिए कंपलसरी है, क्योंकि प्रारूप समिति पर भी एक पन्ना का मैटर दिया हुआ है, वही 11th या 12th क्लास। कल से मैं एनसीईआरटी यहाँ रखूंगा और आपको पेज भी दिखा दिया करूंगा। तो आपको उसी चीज का अगला क्वेश्चन, चौथा क्वेश्चन, ये भी एनसीईआरटी से हुआ है। राष्ट्रपति सीमा बदलने की सिफारिश या ए और आर दोनों सही हैं और दोनों इसकी सही व्याख्या करते हैं। विधानमंडल का जो प्रस्ताव है वो राष्ट्रपति माने न माने, इसके बारे में संविधान स्पष्ट रूप से कहता है कि किसी भी राज्य में नाम बदलने का, सीमा में बदलाव का अंतिम अधिकार संसद और राष्ट्रपति को है। स्टेट की जो असेंबली है वो चाहे लाख छटपटा ले, ऐसा कुछ नहीं हो सकता। हाँ, मान ले तो ठीक है, लेकिन मानना ही होगा ऐसा कुछ नहीं लिखा। आगे देखिए, उपराष्ट्रपति से हुआ है। पहला कथन गलत है, दूसरा कथन सही है। क्या है? उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा से पूर्व उसके द्वारा किए गए कार्यविधि मान्य होते हैं। उपराष्ट्रपति के रूप में इस प्रकार की घोषणा होने के दिन उसके द्वारा, मतलब ये पहला सही है, दूसरा गलत। ये भी एनसीईआरटी से आया हुआ सवाल है। कुछ महिलाओं के बारे में पूछा है, 4 महिलाएं हैं। उस समय उर्मिला सिंह जी का देहांत हुआ था, और जब देहांत हुआ था तो ये न्यूज में आई थी कि भारत के राजनीति में महिलाओं की भूमिका, पूरा अखबार आया था। दूसरा, महिला सशक्तिकरण बिल भी आया था। तो उस समय के इंडियन एक्सप्रेस में ये चीजें छपी थी। अब प्रतिभा सिंह पाटिल बड़ी परिवार की, मीरा कुमार जगजीवन राम की बेटी, उर्मिला सिंह का नाम आया था, फातिमा बीबी का भी नाम आया था, सुषमा जी बीजेपी। तो जब महिला सशक्तिकरण हेतु महिला आरक्षण बिल जब आया तो एक पन्ने में भारत की राजनीति में, भारत के संसदीय गतिविधियों में शामिल होने वाली सभी महिलाओं के बारे में डिटेल एनालिसिस छपी थी, जिसमें उर्मिला सिंह जी का उसी समय देहांत हुआ था। तो ये न्यूज उस समय के करंट अफेयर से जुड़ी हुई है। अब बाकी सुमेलित है। अब ये 9 शेड्यूल 1951 फर्स्ट अमेंडमेंट के तहत जुड़ा। भूमि सुधार जैसे मुद्दे नेहरू जी के कार्यकाल में इसे उठा के डाल दिए गए। ये भी एनसीईआरटी से दिया हुआ है, सभी लोग जानते हैं। मतलब सभी अनुसूचियों में क्या है, कैसे है, किस तरह है, मतलब मूल संविधान में कितने अनुसूचियां थी, बाद में कौन कौन से जुड़ी। अब जैसे दल बदल पर फिर सुप्रीम कोर्ट के कुछ जजमेंट्स आए हैं, इतने दिन हो गए, वगैरह वगैरह। तो इस तरह की चीजें हैं। अब इससे प्राइमरी लेवल में है, नेक्स्ट लेवल पर आपको इससे जुड़ी हुई चीजें जो कुछ भी इतने दिनों में हुई हैं, और 1 साल में अगर इनसे जुड़ी हुई कोई भी न्यूज़पेपर में आता है तो आपको एग्जाम के लिए वो पढ़ना पड़ेगा। मेंस में भी यहीं से सवाल बनते हैं। उन कारणों की चर्चा करें जिससे दल बदल कानून प्रभावी नहीं हो रहा है, ठीक है। उसी तरह अन्य और भी प्रश्न इससे बन सकते हैं। अब अगला प्रश्न 8वें नंबर का बहुत बेहतरीन है, इंग्लिश भाषा की कंपलसरी को लेकर। अभी तमिलनाडु से इस साल फिर विवाद चल रहा है हिंदी और तमिल को लेकर के। तो एनसीईआरटी नई वाली में जो पॉलिटी का है उससे जुड़े हुए जो भी प्रसंग है वो आपको पढ़ने पड़ेंगे, और वो आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि भाषाई विवाद कब शुरू हुआ, भाषाई विवाद किस रूप में शुरू हुआ, भाषाई विवाद कैसे चला, और किस प्रकार 1946 में एस के दर कमेटी, फिर उसके बाद जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, सीतारमैया कमेटी, फिर फजल अली कमीशन, फिर उसके बाद भाषा के आधार पर पहला राज्य बना आंध्र प्रदेश। उसके बाद इन अंग्रेजी को भाषा स्वीकार किया गया, शास्त्री जी ने इसको बढ़ा करके कर दिया, और अभी भी ऑलमोस्ट प्रशासन की भाषा अंग्रेजी है। लेकिन तमिलनाडु जिस प्रकार से उभर करके आया है, भाषाई विवाद फिर सामने आ गया। मेंस में भी इस बार के जो लोग लिख रहे हैं आईएएस, वहां से प्रश्न बनेगा, और यूपी के पीटी में भी आएगा कि भाषा के संरक्षण के संबंध में संविधान में क्या क्या प्रावधान है। दूसरा, हिंदी भाषा के संरक्षण के संदर्भ में संविधान में क्या प्रावधान है। तीसरा, भाषाई विवाद तो ट्रेडिशनल है ही। तो इतनी सारी चीजें हैं जो आपको जानने हैं। 15 वर्ष के लिए किसके कार्यकाल में बढ़ाया गया? शास्त्री जी के कार्यकाल में। अगला प्रश्न देखिए, संसद राष्ट्रपति के बारे में है, नॉर्मल सा सवाल है, इसमें मेरे बताने लायक कुछ भी नहीं है। ये भी स्टेटमेंट्स एनसीईआरटी से उठ के आया। मैं ये आपको जरूर बता रहा हूं कि स्टेटमेंट उठ के आते कहां से हैं। लक्ष्मीकांत जैसी मोटी मोटी किताबों को पढ़ के जो आप लोग पगलाते हैं ना, इंफॉर्मेशन मिलता है, सही बात है, लेकिन जो एनसीईआरटी में विस्तृत 3 से 4 पन्ना प्रेसिडेंट के बारे में दिया है, हमेशा सवाल उसी से आएंगे।
तो इसलिए मैं कहता हूं भारत सरकार की मूल पुस्तकों को पढ़ना बहुत जरूरी है। अब आप सोचेंगे कि राष्ट्रपति दे दिया, अधिकार दे दिया, कर्तव्य दे दिया, लूसेंट छाप जीएस रट लिए, नहीं, उसके अलावा भी आपको पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि आर्टिकल और वन लाइनर मार्का क्वेश्चन पूछने के दिन लद गए कि राष्ट्रपति किसको नियुक्त करता है, किसी को बर्खास्त कर सकता है वगैरह। अभी जब मैं पढ़ाता हूं तो कई बच्चे जो उत्तर प्रदेश के ग्रामीण कस्बों से आते हैं, एक सवाल हमेशा पूछते हैं, सर राष्ट्रपति किसी का मर्डर कर सकता है? मुझे थोड़ा उनके चेहरे को देख के, उनके मन को देख के हंसी भी आती है और क्रोध भी आता है। हंसी इसलिए आती है कि नॉनसेंस टाइप के सवाल पूछ रहे हैं, और क्रोध ये आता है कि इन बेचारे का क्या दोष, ये तो वही सोचेंगे ना जो देख के आए हैं, जो देख रहे हैं, जो समझ रहे हैं। अरे भाई, ऐसे आदमी इतने ऊपर पोस्ट पर एक तो पहुंचते नहीं है, और दूसरा वो खुद चाकू लेके मारने जाएगा। ताज्जुब होता है। और लगभग हर पॉलिटी की क्लास में एक आध सवाल इस प्रकार के आ जाते हैं कि बच्चे किताब पढ़ने की अपेक्षा जो आए हुए प्रश्न हैं उन पर डिस्कस करने की अपेक्षा ऐसे सवाल पूछते हैं जैसे वो संविधान की व्याख्याकार हो या लक्ष्मीकांत के बाप हो। खैर, अगला देखिए, फाइनेंस कमीशन से आया है। अब फाइनेंस संविधान के अनुच्छेद 280 में है, एक अध्यक्ष होता है, 4 मेंबर होते हैं, संवैधानिक पद है। नॉर्मल सा सवाल है, दोनों स्टेटमेंट गलत है। फाइनेंस कमीशन नीति आयोग, सॉरी, फाइनेंस कमीशन नीति आयोग से इसका कोई लेना देना नहीं है। फाइनेंस कमीशन एक संवैधानिक पद है और नीति आयोग एक स्ट्यूशरी बॉडी या सांविधिक संस्था है। ये भी एनसीईआरटी से आया हुआ है। अगला देखिए, उच्चतम न्यायालय रीट से जुड़ा हुआ है, ये भी एनसीईआरटी से आया हुआ है। आर्टिकल 32 1950 में इस चीज की रखी गई। अब देखिए, ये जितने स्टेटमेंट है ना, ये एनसीईआरटी से आए। लक्ष्मीकांत जैसे बुक या यूनिक जैसे बुक में ना परमादेश रीट सिर्फ उसकी व्याख्या कर दी गई है, इसका इम्प्लीमेंटेशन कैसे हो रहा है, भारत सरकार में यह कैसे लागू हो रहा है, किस तरह लागू हो रहा है, पूरा आप पढ़िएगा ना तो कंसेप्चुअल चीजें आपको वहां पर मिलेंगी। अब आप सोचेंगे इसमें तो कुछ फैक्ट है ही नहीं, नहीं ऐसा नहीं है, वो कॉन्सेप्ट ही आपको पढ़ना है। अगले आने वाले 2025, 26, 27, 28 के पेपर में जो भी सवाल कंसेप्चुअल बनेंगे वो यहां से पढ़ेंगे। एनफ है वो मैटर, बार बार पढ़िए उसको, एक बार 2 बार नहीं 3 बार, दोनों स्टेटमेंट सही है। आगे देखिए, महान्यायवादी, जब हम लोग इस चीज को पढ़ते थे तो एक ही चीज याद रखते थे कि यह केंद्र सरकार का वकील है और केंद्र सरकार इसको वेतन नहीं, इसकी फीस देती है, मतलब, और केंद्र सरकार कहेगी कल से मत आना। ये 3 स्टेटमेंट हमारे सीनियर ने बताया, हमने उसको घोट लिया। तो अब महान्यायवादी, इसकी एलिजिबिलिटी वही होनी चाहिए जो सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की अर्हता या एलिजिबिलिटी हो। दूसरा, इसको वेतन नहीं मिलता, इसको फी मिलता है। और तीसरा, इसको कभी भी कहा जा सकता है कल से मत आना। ये केंद्र सरकार का वकील है, इसको फीस दी जाती है और कल से मत आना। ये 3 चीजें हमने उसी समय अपने किताब पर लिख दिया, आज भी मुझे याद है। तो आज के बाद से महान्यायवादी के बारे में आपको इतनी ही चीज जानी है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है वो है, महान्यायवादी के साथ साथ एक पद और भी होता है, अटॉर्नी जनरल के साथ सॉलिसिटर जनरल। किसी भी व्यक्ति के ऊपर न्यायिक अवमानना के लिए मुकदमा चलाना है या नहीं चलाना है, जब तक सॉलिसिटर जनरल अप्रूव नहीं करेगा मुकदमा नहीं चलेगा। तो पहली बात, अटॉर्नी जनरल में और सॉलिसिटर जनरल में क्या अंतर है और क्या डिफरेंसेस है, मेंस के लिए भी है और पीटी के लिए भी। तो अटॉर्नी जनरल का संविधान में उल्लेख है, एक आदमी अटॉर्नी जनरल होगा, लेकिन जब इसके सहायक की बात आएगी तो 2, 4, 5, 7, 8 जैसा काम वैसा सॉलिसिटर जनरल बनाया जा सकता है। तो मतलब उनकी संख्या निर्धारित नहीं है, किसी किसी मामले में 15-15, 16 हो जाते हैं, किसी में 1-2, किसी में 4-5। तो एक यही है, तो याद रखिएगा ये चीज भी एनसीईआरटी से आई है। देख रहे हैं, कोई आर्टिकल फार्टिकल नहीं पूछा। अगला सवाल देखिए, विधान परिषद के बारे में है। अब विधान परिषद एक बेबस, एक लाचार, एक औचित्य विहीन संस्था है जिसको कोई अधिकार नहीं है। इसका एकमात्र उद्देश्य है जो लोग भी जातिवादी हैं, क्रिमिनल हैं, पैसे वाले हैं, उनको संतुष्ट करना, पिछले दरवाजे से विधान इस सभा में लेके आना। अंग्रेजों ने ये बनाया था प्रभावशाली लोगों को शासन में शामिल करके संतुष्ट करने के लिए, आज तक चला आ रहा है। अब वही चीजें हैं,
ऐसे ऐसे दिया हुआ है। अगर उत्तर प्रदेश में 403 है तो मैक्सिमम 1/3 हो सकती है, और भी कई तरह की चीजें हैं। मिनिमम 40 सदस्य होने ही चाहिए, बट कुछ जगहों पर 40 से कम भी हैं। तो ये दो चीजें हैं, लिखी गई है एनसीईआरटी में, आप देख सकते हैं। आगे देखिए, फिर वही है, उत्तर प्रदेश के राज्यसभा से आया है, यूपी के ईयर बुक से है। राज्यसभा में इतना, लोकसभा में इतना। हाँ, अगली बार जब आप याद रखें तो कितनी सीटें एससी एसटी के लिए रिजर्व हैं उत्तर प्रदेश में, ये आप जरूर ध्यान रखें। और पर्टिकुलरली संख्या भी यूपी पीसीएस के पेपर्स में पूछ ली जाती है। अगर इससे रिलेटेड कोई जजमेंट आया है, जैसे एक जजमेंट में मैं देख रहा था ओबीसी के लिए भी सीट रिजर्व करने की बात कही गई है, उसको खारिज किया गया। तो बीच बीच में बातें उठती हैं, अखबारों के ऊपर ध्यान रखिए और उससे जुड़े हुए चीजों के ऊपर नजर। अब जैसे ये सेक्रेटेरिएट से जुड़ा हुआ सवाल है, अब मैं ये कहूंगा कि ये एनसीईआरटी में नहीं है, सेक्रेटेरिएट से जुड़ा है, अब इसके लिए लक्ष्मीकांत में भी नहीं है। अब ये प्योर गवर्नेंस का सवाल है, तो अब आपको याद रखना पड़ेगा, संविधान के भाग आर्टिकल 98 में लिखा जरूर गया है और सेक्रेटेरिएट से जुड़ी हुई चीजें हैं, और उसको लिए पार्लियामेंट उसके लिए रूल्स रेगुलेशंस बना सकता है। आगे देखिए, ग्राम सभा के ऊपर है। अब ग्राम सभा को लेकर के याद रखिएगा, वही अस्थाई प्रशासन, वही अशोक मेहता 1952 कमांड एरिया डेवलपमेंट कार्यक्रम, फिर उसके बाद अशोक मेहता कमेटी, फिर उसके बाद बलवंत राय मेहता कमेटी, फिर 1992 के पहले जीके राव समिति, संविधान का 73वां संशोधन, पंचायती राज, इतने भाग, इतने पार्टिकल, फलाना ठिकाना, महिला आरक्षण भी। अब इन्हीं चीजों में से खूब सारे कंसेप्चुअल सवाल आते हैं। प्रश्न फिर उठता है, कहां से आते हैं? तो एनसीईआरटी से आते हैं। तो अब ध्यान रखिएगा, पंचायती राज राज्य सूची का मामला है और इसके बारे में डिसाइड करने का अधिकार केंद्र को नहीं, राज्य को है। तो अब दूसरी बात, इसका इलेक्शन भी स्टेट इलेक्शन कमीशन कराता है, और भी कई तरह की चीजें। पंचायत का चुनाव कौन कराता है? तो स्टेट इलेक्शन कमीशन। फिर वही अशोक मेहता, बलवंत राय मेहता। अशोक मेहता ने 2 लेवल के अनाउंसमेंट किया था और बलवंत राय मेहता ने 3 स्तरीय। अशोक मेहता का कहना था कि अभी भी गांव में जातिवाद बहुत ज्यादा है, एक गांव में पंचायती राज को इंप्लीमेंट करेंगे तो अगड़ी माने जाने वाली जातियां पिछड़ी माने जाने वाली जातियों को खड़ा होने नहीं देंगी, इसलिए फिलहाल 2 स्तरीय पंचायती राज को ही इंप्लीमेंट करना चाहिए। बाद में बलवंत राय मेहता को जब इंप्लीमेंट किया गया, ध्यान रखिएगा बलवंत राय मेहता पहले थे, अशोक मेहता बाद में थे, तब त्रिस्तरीय पंचायती राज को इंप्लीमेंट किया गया नरसिम्हा राव के शासनकाल में। वही चीजें दी गई हैं, द्विस्तरीय व्यवस्था होनी चाहिए। बट द्विस्तरीय व्यवस्था क्यों होनी चाहिए ये लक्ष्मीकांत एक्सप्लेन नहीं करते हैं, ये एनसीईआरटी भी एक्सप्लेन नहीं करता। अब हमने जब डीपली पढ़ी थी कि आखिर कारण क्या है कि अशोक मेहता ने 2 स्तरीय सुझाव दिया। देखिए, कुछ चीजें ऐसी होती हैं ना जो पॉलिटी की किताब में लिखी नहीं होती हैं। जैसे फंडामेंटल ड्यूटीज इंट्रोड्यूस क्यों हुआ, जैसे संविधान में प्रियम्बल में 2 शब्द 3 शब्द जो जोड़े गए वो क्यों जोड़े गए, क्यों जोड़ा गया सेकुलरिज्म, और उसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया। क्यों जोड़ा गया समाजवाद, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया गया। ठीक उसी तरह 42 अमेंडमेंट के तहत मूल कर्तव्य जो जोड़े गए उनके पीछे एम्बिशन क्या था, उसमें कुछ कुछ शब्द हैं। मल्टीकल्चरिज्म क्यों डिफाइन नहीं किया गया, वैज्ञानिक समाजवाद क्यों नहीं डिफाइन किया गया, राष्ट्र की सेवा के लिए अर्पित रहे, राष्ट्र की सेवा का मतलब क्या है, देश विरोधी ताकतों पता नहीं क्या क्या। तो शासन जब बदलता है ना तो अपनी विचारधारा को घुसेड़ने का प्रयास करता है संविधान में। जैसे आज मोदी जी के कार्यकाल में फिर देखिए इंदिरा जी के कार्यकाल वाले गुण उभर के आ रहे हैं कि जिस प्रियम्बल में 3 शब्द 1976 के इमरजेंसी में डाला गया उससे पीछा छुड़ाने, उसको बेबस, उसको लाचार, उसको औचित्यविहीन, उसको भारत विरोधी कह के निकालने का अभियान पिछले 10 सालों से चल रहा है। किताबों की एक सीमा होती है, बट अब याद रखिएगा कि अशोक मेहता ने द्विस्तरीय पंचायती राज का मॉडल क्यों दिया। जनता पार्टी के कार्यकाल में रूरल सेक्टर के डेवलपमेंट के लिए बहुत सारी चीजें बनी, उसमें नाबार्ड भी बना, उसमें नए सिरे से भारत के ग्रामीण बैंकों के ऊपर भी पहल हुई, फिर बनाएगा कोऑपरेटिव बैंक के रूल्स आए। तो पंचायती राज के मॉडल के लिए अशोक मेहता ने
द्विस्तरीय कमेटी का रिकमेंडेशन दिया। याद रखिएगा इस चीज को कि द्विस्तरीय क्यों दिया, और बाद में नरसिम्हा राव ने उसको त्रिस्तरीय बलवंत राय मेहता के मॉडल को एक्सेप्ट कर लिया। अब उसकी भी कहानी अलग है, लेकिन ये याद आपको रहना चाहिए। अब न्यायाधीश त्याग पत्र देते हैं राष्ट्रपति को। अब जो अभी जस्टिस वर्मा के घूसखोरी का मामला आया है, तो किसी भी न्यायाधीश के अवमानना, न्यायाधीश के न्यायिक कार्यों के उल्लंघन, न्यायाधीश के न्यायिक भ्रष्टाचार, न्यायाधीश को पद से जाने का डिसीजन कौन लेता है, इस बार के पीटी का सवाल याद रहेगा। जिस न्यायाधीश के बोरे में नोट मिला था, थोड़ा उनसे खुन्नस भी है, क्योंकि कोचिंग को बंद कराने का, दिल्ली में पानी भर गया था। अब पानी भर गया, बारिश हुई, पानी भर गया, रोड जाम हो गया, कोई जा रहा है, पानी भर के कोचिंग के बेसमेंट में चला गया और कोचिंग के मालिक को बंद कर दिया, और कोई आता है कहता है बंद करो सारी कोचिंग। एकाएक तुगलकी फरमाना, उसके घर में नोटों का बोरा। मैंने तो इनको आंख से देखा था सुनवाई करते हुए, तो क्रोध भी है कि नोट लेकर के फैसला आप देते हैं, तो इंद्रदेव के ऊपर केस करिए ना कि भाई आप बारिश क्यों दे रहे हैं। दिल्ली में 90% बिजनेस ऑफिस क्रियाकलाप बेसमेंट में होते हैं, तो जब बन रहा था तब आपने कुछ नहीं कहा, जब चल रहा था तब कुछ नहीं कहा। अब जब एक हादसा हो गया तो मालिक को जेल में डाल देते हैं और एक तुगलकी फरमान डाल देते हैं। अब एक जगह शॉर्ट सर्किट से आग लग गई तो क्या उस पूरे बाजार को खाली कर देंगे या बिजली के सप्लाई को सही करेंगे? तो ऐसे ही डिसीजन होते हैं। तो अभी न्यायपालिका के ये जज चर्चे में है, विवादों में है। तो याद रखिएगा 4-5 चीजें कि जजों के ऊपर मुकदमा चलाने हेतु, भ्रष्टाचार के मामले हेतु, छुट्टी पर भेजने हेतु, न्यायिक अवमानना निर्धारित करने हेतु निर्णय कौन लेता है। इस बार के इंडियन एक्सप्रेस में खूब सारे आर्टिकल आए हैं, और जब मैं पढ़ रहा था तो मैं खुश हो रहा था कि इस बार आईएएस के पीटी में, यूपी के पीटी में, बिहार के पीटी में ये सवाल बनेंगे। जब भी मैं कोई भी अखबार पढ़ता हूं तो मेरा एकमात्र उद्देश्य रहता है एग्जाम के लिए क्या क्या है चुनो इसमें से। तो ये है, ये भी देखिए क्वेश्चन नंबर 20 एनसीईआरटी से आया हुआ है। क्या आया हुआ है? संविधान के अनुच्छेद में 20 हिस्सा है यातना के विरुद्ध। नॉर्मल सा सवाल है, इसमें भी कोई दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। आगे देखिए, नीति निर्देशक तत्व और मौलिक कर्तव्य दोनों में शामिल में अभी चर्चा हो रही थी कि आखिर मौलिक कर्तव्य क्यों शामिल हुए, मौलिक कर्तव्य की उपयोगिता क्या है, मौलिक कर्तव्यों के महत्व क्या है, मौलिक कर्तव्यों की प्रासंगिकता क्या है। ये मेंस हो गया। अब पीटी में वही सरदार स्वर्ण सिंह, वही 42वां संशोधन, वही सोवियत संघ के संविधान से प्रेरणा। 10 मौलिक कर्तव्य थे, बढ़ा करके 1-2 और जोड़ दिए गए। अब उसमें एक नया चैप्टर और मोदी गवर्नमेंट जोड़ने की कोशिश कर रही है। क्या? देशभक्ति या राष्ट्र के प्रति समर्पण। अब देशभक्ति का मतलब क्या होगा? जय श्री राम या भारत माता की जय? हो सकता है कुछ इसी तरह की इंडिकेटर्स आए। आगे देखते रहिए। जैसे इंदिरा गांधी ने 1-2 बोला था ना कि भारत के विरासत, विरासत का मतलब ताजमहल से लेकर के लाल किला तक, उनके प्रति एक समर्पण भाव होना चाहिए। हो सकता है मोदी सरकार भी एक शब्द इसमें जोड़ दे, भारत की सांस्कृतिक विरासत के प्रति संरक्षणात्मक सम्मान की भावना हो, और जो उनका उल्लंघन करे दंड का प्रावधान हो। जैसे रसिया में अगर आपने राष्ट्रीय झंडा को सैल्यूट नहीं किया तो दंड मिलता था। तो हो सकता है कल को आपने वेद, उपनिषद, राम जी, रामायण, महाभारत पर कुछ भी बोला तो आप दंड के भागी होंगे। कुछ ऐसा ही प्लान कर रही थी बीजेपी गवर्नमेंट, अखबारों में निकलता है। अब ये सही है या गलत, इसकी चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन इस तरह की चीजें उठती हैं। तो याद रखिएगा, मौलिक कर्तव्यों की प्रासंगिकता से जुड़ा हुआ एक सवाल है, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज को, माफ करें मौलिक कर्तव्य, हाँ मौलिक कर्तव्य, हाँ कंपलसरी कर देना चाहिए। मैं कभी किसी बच्चे से इंटरव्यू में पूछता हूं कि अच्छा ये बताओ, सब कुछ तो बता दिए, क्या फंडामेंटल ड्यूटीज को कंपलसरी करते हैं? तो बेचारे बोल नहीं पाते। वहां एक लाइन बोलना चाहिए, सर कंपलसरी करने में कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत जैसे विशाल देश में राष्ट्र के प्रति सम्मान आंतरिक होना चाहिए। जबरिया अगर हम कहेंगे तो लोग उसी चीज को सरकार के प्रति गुस्सा निकालने के लिए विरोध में कर देंगे। आखिर लोग ईश्वर को या अपने धर्म के भगवान को गाली क्यों नहीं देते? क्योंकि कहीं ना कहीं समाज उनको अस्वीकार करता है। लेकिन
लोग देश को, नेता को, राष्ट्रीय झंडा को, वंदे मातरम के प्रति दोहरा व्यवहार रखते हैं। तो अगर हम सब चीज कंपलसरी करेंगे तो कुछ नई समस्याएं होंगी। बेहतर यही होगा कि हम इसके सम्मान कैसे करें, इसके लिए माहौल बनाया जाए। तो मेरे हिसाब से फंडामेंटल ड्यूटीज को फिलहाल अभी कंपलसरी करने की आवश्यकता नहीं है। जब तक हम खुद अवेयर ना हो जाए, 20-25 साल बाद हम कर सकते हैं। कुछ इस तरह का स्टेटमेंट देंगे ना, तब जाकर के आपका इंटरव्यू में 70% नंबर आएगा, मेंस भी निकलेगा। और यही चीजें जाननी है आपको। बच्चे सिर्फ क्या करते हैं, मूल अधिकार मूल अधिकार मूल अधिकार रट लेते हैं। फंडामेंटल ड्यूटी रट लिया, डीपीएस रट लिया। अरे नहीं, थोड़ा सा ये भी जानिए कि पर्यावरण का संरक्षण आखिर डीपीएस और एफडी में क्यों किया गया। हो सकता है पीटी में ऐसे ही सवाल आ जाए कि संविधान के मूल अधिकार और राज्य के नीति निर्देशक तत्व में पर्यावरण संरक्षण रखने का औचित्य था, और उसके स्टेटमेंट दे दे जो मैंने दिया। पर्यावरण के प्रति समर्पण, पर्यावरण का प्रति जागरूकता, पर्यावरण का संरक्षण, पर्यावरण के हानि करने वाले तत्वों से दूरी बरतना, वगैरह वगैरह। तो जब तक इस तरह की अवेयरनेस एनसीईआरटी नहीं पढ़ेंगे ना, तब तक समझ में नहीं आएगा। और एनसीईआरटी में जो 3 से 4 कारण लिखे हैं जिनके वजह से एनवायरमेंट प्रोटेक्शन इंप्लीमेंट हुआ, वही प्रश्न बन के आएंगे अगली बार पीटी में। तो आपने तो रट लिया एनवायरमेंट प्रोटेक्शन, आपने ये भी रट लिया कि भाई एनवायरमेंट प्रोटेक्शन के लिए 3-4 कानून बने, बट एनवायरमेंट प्रोटेक्शन को 2 जगह क्यों रखा गया, ये 4 लाइन यही मिलेगा। और आपके टेस्ट पेपर में मैंने इस बार डाला भी है। अब समझ में आ रहा है ना कि पढ़ते कैसे हैं और कैसे पीटी निकालने के एंगल्स को सोचा जाता है। कुछ भी नया पढ़ने की जरूरत नहीं है, जितना मैटर है एनफ है। 1-2 बार 3 बार फिर पढ़िए और उसको, उसमें से चीजों को खोजिए। अगले प्रश्न को देखिए, 22वां सवाल है, अनुच्छेद संसद की बैठक में ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी की जो बैठक होती है उसकी अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष करते हैं, और इस तरह की चीजें होती हैं। सही का मतलब अनुच्छेद कुछ दिशाओं में संसद की दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान करती है, ये भी सही है। और दूसरा, दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता स्पीकर करते हैं। संसद का संयुक्त अधिवेशन स्पष्टतः लिखा गया है, किसी भी बिल के गतिरोध में राज्यसभा और लोकसभा की संयुक्त बैठकों की पहला संविधान संशोधन पर बैठक नहीं होगी। तो इसका उत्तर ये भी हो सकता है, कुछ हद में ये भी हो सकता है, लेकिन आयोग ने ये माना है तो मैंने भी ये टिक लगा दिया। लेकिन मेरी अंतरात्मा कहती है कि ये भी गलत नहीं है। आगे, हाँ, एक चीज और, फिर इसी के साथ साथ संयुक्त अधिवेशन कब हुआ, कैसे हुआ, कितनी बार हुआ है और किन किन मुद्दों के ऊपर हुआ है। तो ये चीज 4-5 लाइन की चीजें हैं, उनके बारे में भी थोड़ी डिटेल आनी चाहिए। अगला सवाल हिस्ट्री से है, वही रामशरण शर्मा। पहले इंडो ग्रीक आए, फिर शक आए, फिर पहलव आए, फिर कुषाण आए। ये क्रम गलत दिया हुआ है, लेकिन पहलव गायब है। इंडो ग्रीक, अब इंडो ग्रीक वही रामशरण शर्मा। इंडो ग्रीक में मिनांडर के बारे में आप जानिए, फिर उसके अलावा डेमेट्री के बारे में जानिए जिसने पहले सिक्के चलाए। ग्रीक शासकों का सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन सिक्कों में दिखाई देता। पहली बार तिथि युक्त, डेट युक्त, नेम के साथ, उपाधि के साथ सिक्के, भारतीय देवी देवताओं के चित्रों के साथ सिक्के चलाने का श्रेय यूनानियों को जाता है। फिर आए शक। शक में एक राजा है गोंड फर्निस। कहते हैं ईसाई धर्म के प्रचारक जब भारत आए थे तो कोई गोंड फर्निस राजा का जिक्र मिलता है। आज जो गुज्जर और जाट जातियां हैं वो शक प्रजाति की मानी जाती हैं। उसी तरह कुषाण चीन के यूची कबीले से जुड़े हुए आधुनिक मंगोलिया वाले इलाके से आए। कुजूल किड विशेष, भीम किड विशेष, कनिष्क, हुइस्क, वशिष्ठ और वासुदेव 6 शासक हैं। उसमें से कनिष्क के बारे में जानकारी रहनी चाहिए। 78 एडी कनिष्क के राज्यरोहण की तिथि है, जो शक संवत भारत का एक डेट है जिसको बीजेपी वाले विक्रम संवत बदलने के 57 बीसी मतलब ईसा के 57 साल पहले ले जाने के मूड में है। तो इसके बारे में बस यही जानना है। एक यूनानी सिक्कों के बारे में अगली बार सवाल आएगा। शक के बारे में एक तख्ते वही अभिलेख है जिसमें गोंड फर्निस का नाम है, और कुषाण के बारे में
चतुर्थ बौद्ध संगति का आयोजन हुआ कश्मीर के कुंडल वन में। दूसरा, इसी के साथ साथ कुषाणों के द्वारा जारी किए गए सिक्के सबसे ज्यादा हिंदू देवी देवताओं के हैं। कुषाणों ने सबसे ज्यादा शुद्ध सोने के सिक्के चलाए। कुषाणों के कार्यकाल में बौद्ध धर्म की बहुत उन्नति हुई, बौद्ध धर्म के चतुर्थ बौद्ध संगति भी हुई। और कुषाणों के शासनकाल में दो घटनाएं और हुई है, वो है कनिष्क का राज्यारोहण और एक है मथुरा के म्यूजियम में कनिष्क की आई हुई मूर्ति। बस यही चीजें है, रामशरण शर्मा की किताब में भी दिया है और इनफैक्ट केसी श्रीवास्तव में भी यही दिया है। जीएस के लेवल पर इतना महत्वपूर्ण है। एक बात और, मौर्योत्तर काल से अक्सर आईएएस में प्रश्न आता है, कारण रामशरण शर्मा आईएएस के बोर्ड में अभी भी हैं। तो रामशरण शर्मा आईएएस के बोर्ड में हैं तो इनसे जुड़े हुए सवाल अक्सर आते हैं। वही मानसून की खोज, हर साल देखिएगा पेरिप्लस ऑफ द एरेथियन सी, मध्य एशिया से होने वाले व्यापार, बंदरगाहों के बारे में, कुछ धर्म के बारे में, समाज के बारे में, इस तरह की चीजें आती हैं। तो मैं यही कहूंगा कि बिना एनसीईआरटी पढ़े, बिना रामशरण शर्मा पढ़े आप न आईएएस का न पीसीएस का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आई थिंक इतना पर्याप्त है पीटी के लेवल पर। आगे फिर वही देखिए, रामशरण शर्मा कई जगह पर देखिए नागार्जुन और नागसेन एक ही हैं, ये लिख दिए, नहीं एक ही नहीं है। ये नागसेन बौद्ध भिक्षु हैं और ये नागार्जुन दार्शनिक हैं, दोनों अलग अलग है। नागार्जुन एक साहित्यकार भी हैं, ये नागार्जुन भी पारे की खोज वाले दार्शनिक है। ये बौद्ध हैं और ये वैष्णव संत माने जाते हैं। नागार्जुन ये महाराष्ट्र से रिलेटेड है और नागसेन पटना और अयोध्या के बीच में थे। ये नागार्जुन लगभग पूर्व मध्यकाल में महाराष्ट्र से जुड़े माने जाते हैं और ये मेडिएवल ये मौर्योत्तर काल से जुड़े हुए हैं। नागसेन और मिलिंद, मतलब मिलिंद राजा आया था धर्म प्रचार करने, उसके भी दार्शनिक आए थे, दोनों के बीच में डिबेट हुआ। डिबेट में नागसेन ने उसको परास्त कर दिया और फिर मिलिंद बौद्ध धर्म को ग्रहण कर लेता है। मिलिंद पन्हो इसी की कहानी है। तो याद रखिएगा, नागसेन और नागार्जुन के बारे में मैंने बता दिया। नाग भट्ट ये भी एक लेखक है पूर्व मध्यकाल के। कुमारिल भट्ट ये भी एक दार्शनिक है जो वैदिक ग्रंथों के व्याख्याकार, टिप्पणीकार या टिप्पणीकार माने जाते थे। आगे देखिए, चरक संहिता कितने अध्यायों में विभाजित है। अब देखिए ये कहां से आया, मुझे नहीं पता कितने अध्याय में है चरक संहिता। पिछले कई सालों से बीजेपी गवर्नमेंट भारत की ज्ञान परंपरा, ज्ञान परंपरा, ज्ञान परंपरा, ज्ञान परंपरा, इसकी चर्चा किए जा रही। इंडियन एक्सप्रेस में 3 दिन तक लगातार एक एक पन्ना आया था कि चरक संहिता में क्या क्या लिखा है, कहीं सुश्रुत संहिता में क्या क्या लिखा है। तो ज्ञान परंपरा में भारत से जितने भी मशहूर मूल्यवान ऐतिहासिक ग्रंथ हैं, उन ग्रंथों में क्या लिखा है, ये सब कला और संस्कृति का पार्ट है और ये सवाल आ रहे हैं। तो सिर्फ चरक संहिता नहीं आया है, सुश्रुत संहिता भी आएगा। और बीजेपी गवर्नमेंट ने 10 ऐसे मूल्यवान पुस्तकों की सूची निकाली है। एनबीटी से वो किताब छप भी गई है भारत वैभव के नाम से। अगले जो एनसीईआरटी आने वाली है उसमें एक चैप्टर आपको मिलेगा भारत की ज्ञान परंपरा या भारत की ऐतिहासिक ज्ञान परंपरा की विरासत। उसमें यह भी लिखा है कि भारत का मतलब ज्ञान होता है और भारत की सभ्यता को ज्ञान की सभ्यता कहा गया है। जैसे दुनिया भर में 4 सभ्यताएं मानी जाती हैं, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता जिसको दजला और फरात की सभ्यता कहते हैं, इजिप्ट, मिस्र की सभ्यता, उसी तरह भारत की भी सभ्यता है। तो भारत की ज्ञान की सभ्यता का दर्जा दिया गया है। तो याद रखिएगा, सुश्रुत संहिता के बारे में जानकारी होनी चाहिए, चरक संहिता के बारे में होनी चाहिए। और अगली बार फिर इसमें से कुछ आएगा, वो हम अगला टेस्ट पेपर जब बनाए हुए हैं तो उसमें ज्ञान परंपरा से मैंने 15 सवाल को डाला है। कई बार बच्चे कहते हैं कि सर ये कहां से नया नया डाल देते हैं प्रश्न, परेशान कर। नहीं, अगर वो एनबीटी में छप गया है, अगर वो एनसीईआरटी में आने वाला है, तो अब आपकी जिम्मेदारी है कि आप पढ़ के ले आए और 200 शब्दों में पीसीएस मेंस के लिए और लगभग 250 शब्दों में आईएएस के लिए तैयार रखिए भारत की ज्ञान परंपरा या भारत संस्कृति की ऐतिहासिक ज्ञान की विरासत। और निबंध में भी तैयार करिए भारत की ज्ञान परंपरा या भारत की ज्ञान की विरासत। अब ये वैदिक काल में भागदूह कौन है? मेरा हिस्ट्री ऑप्शनल रहा है लेकिन मैंने नहीं पढ़ा है। ऑप्शन के अनुसार राजस्व जमा करने वाला। अब ये कहां से आया मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, मैं कोई भी फालतू किताब नहीं बता सकता। आगे ये कुछ चीजें कल भी मैंने बात कही थी कि यूपी पीसीएस या उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग में कुछ
मेंबर्स हैं जिनकी किताब को पढ़ना थोड़ा सा आपके लिए जरूरी माना जाता है, जैसे केसी श्रीवास्तव जी, इनके भी कुछ क्वेश्चंस आते ही आते हैं। इनफैक्ट जो भी एंशिएंट इंडिया के क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं वो केसी जी में है। तो आयोग वाले कभी कभी बिलबिला करके ऑप्शनल के सवाल को भी उठा करके डाल देते हैं, क्या करें बेचारे, हर साल 8-10 एग्जाम कराना रहता है तो कहां से लेके आएंगे। तो अब ये अब इसमें से इस तरह के प्रश्नों को हल करने के लिए आपको ध्यान रखना चाहिए, नेवासा का उल्लेख रामशरण शर्मा में है। तो नेवासा महाराष्ट्र का पाषाण काल का एक स्थल है। तो ए का 3 है, तो आप देख लीजिए क्या ऑप्शन है ए का 3, अब ये दिख रहा है। ठीक उसी के बाद से डिडीवाना गुजरात में है, वो भी रामशरण शर्मा में दिया है। तो सी का देखिए ए दिया है ए, तो एक ऑप्शन भी अगर आपका क्लियर है, कहने का मतलब है डिडीवाना और नेवासा, ये दो नाम रामशरण शर्मा की किताब में दिए हैं, बाकी सब दिया है। तो अभी भी मैं कह रहा हूं रामशरण शर्मा एनसीईआरटी ओल्ड, इसके एक एक लाइन आज भी इंपॉर्टेंट है और आगे भी रहेंगे। अगली बार इसके बारे में डिटेल, कहां गर्तवास के चूल्हे मिले हैं, कहां अस्थाई बस्तियों के साक्ष्य मिले हैं, कहां चावल की खेती के प्रमाण मिले हैं, कहां लोहे के प्रमाण मिले हैं, कहां तांबे के प्रमाण मिले हैं, कहां एक साथ तीनों लोहा, तांबा और कांसे के प्रमाण मिले हैं। बस इतनी ही सारी फैक्चुअल चीजें। हालांकि आज तक मेंस में इस तरह के सवाल नहीं आए, बट पीटी में आगे आते रहेंगे। अब इसके चक्कर में मत पड़िए कि गुडियामा गुफा कहाँ है, इंटरनेट पे सर्च करके लिख सकते हैं तो लिख लीजिए 2 लाइन में कि गुडियामा गुफा या, लेकिन इस तरह की चीजों को लिख लिख के याद करेंगे तो नई तरह की समस्या आएंगी। मैं आपको बता दूं गुडियामा गुफा और ईसमपुर ये दोनों इंडियन एक्सप्रेस के सर्वे में आया था। वहां उत्खनन से कुछ कुछ चीजें मिली हैं जो वैदिक काल से भी जुड़ी हैं, जो कि इंडस वैली से भी जुड़े हैं। तो ऐसे हजारों उत्खनित स्थल आपको मिलते हैं, किस किस का नाम याद रखेंगे। ओके, अगला प्रश्न देखिए 28 नंबर का। यह है हड़प्पा का पूर्वी सीमांत, मेरठ के आलमगीरपुर में है। बट यहां से क्या क्या मिला है, इस आलमगीरपुर में 4 अलग अलग केंद्र बने हैं। वो केंद्र कौन है, ये यूपी के ईयरबुक में लिखा है। तो अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि मेरठ के आलमगीरपुर के अलावा पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हड़प्पा सभ्यता से जुड़े हुए स्थल कौन कौन से हैं, दूसरा क्या क्या मिला है, तीसरा उत्तर प्रदेश के ईयरबुक यहाँ पे दिया हुआ है, इस ईयरबुक में जो नॉर्मल इंफॉर्मेशन है वो कौन सी है हड़प्पा सभ्यता के बारे में कि ये चीजें मिली हैं। उसी तरह पाषाण काल, पूर्व पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, नव पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता और ताम्र पाषाण काल, ये जो 4-5 काल हैं, इनकी कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश से कैसे है, इसके आने के चांस हमेशा रहते हैं। तो आप इसको एनसीईआरटी की बुक्स के अलावा यूपी के ईयर बुक से भी चीजों को जोड़ करके पढ़िए। आगे देखिए, पुराणों के संदर्भ में दिया हुआ है। अब इतिहास के स्रोत में पुराण, ये केसी श्रीवास्तव का चैप्टर है। जैसे मैं कुछ चीजें जीएस के बच्चों को स्पेशली कहता हूं कि आप पढ़िए केसी श्रीवास्तव से, जैसे भारत के इतिहास के स्रोत, भारत की ऐतिहासिक संस्कृतियां प्राचीन भारत की, और तीसरा आता है भारत में आने वाले विदेशी यात्री, चौथा आता है भारत के प्रमुख शिक्षण संस्थान, पांचवा आता है भारत के बारे में विदेशों में मिलने वाली जानकारियां, और छठा आता है प्राचीन भारत के ऊपर लिखने वाले लेखक और उनकी कृतियां। ये 6 चीजें केसी श्रीवास्तव से उठा के रखेंगे तो कुल 9 पेज का मैटर आपको पढ़ना पड़ेगा। बच्चा कल एक मैसेज किया भी था, सर हिस्ट्री ऑप्शनल के पेपर की चर्चा आप जीएस में क्यों कर रहे हैं या कैसे कर रहे हैं। मैंने जवाब नहीं दे पाया, मैं सोचा अगले वीडियो में इसको दे दूंगा। ये कंपलसरी है। कारण क्या है, जैसे हिंदू पॉलिटी जायसवाल जी ने लिखी, उसमें क्या लिखा उन्होंने, ठीक उसी तरह फयांग, हुएनसांग, इत्सिंग, चाओजू कुआं, ये जो आ रहे हैं ये क्या लिख रहे हैं। ठीक उसी तरह भारत के बारे में यूनानी लोगों ने क्या लिखा, भारत के बारे में चीनी लोगों ने क्या लिखा, भारत के बारे में अरबी लोगों ने क्या लिखा, कुछ किताबें हैं उनके बारे में जान। ठीक उसी तरह भारत के कुछ प्रमुख चर्चित स्थल, इतिहास के स्रोत के अलावा हिस्टोरिक रिसोर्स में पुराण भी है, मतलब मत्स्य पुराण है, मतलब मौर्य काल, गुप्त काल, इन सब चीजों में जानकारी मिलती है। जैसे मौर्य काल में ही विष्णु पुराण में कहा गया है मुरा दासी पुत्र, ठीक उसी तरह वायु पुराण में कहा गया है गुप्तों के बारे में।
तो जब ये कंपाइल हो रहा था तो वो चीजें इसमें लिखी गई। तो इसीलिए जरूरी है केसी श्रीवास्तव से वो 14 पेज का मैटर पढ़ना यूपी पीसीएस के पीटी के लिए। मैंने अपने टेस्ट पेपर में अगले 10 बार जो टेस्ट पेपर तैयार कर रहा हूं उसमें मैंने ये चीजें डाली है। बार बार जब कहीं से सवाल आ रहा है तो आपको ध्यान रखना होगा कि आखिर ये सवाल आ कहां से रहा है और उसके पीछे क्या चीज है। ठीक है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। विष्णु पुराण में मौर्य वंश के बारे में लिखा है। अगला सवाल क्या लिखा है? वायु पुराण में गुप्त वंश के बारे में लिखा है। क्या लिखा है? खासकर शासन व्यवस्था पर, किस तरह के शासन व्यवस्था पर डाला? 2 लाइनें। ठीक उसी तरह भारत के ऐतिहासिक शासकों के बारे में। जैसे एक चीज और, बृहदत्त के बारे में कौन से पुराण की जानकारी मिलती है? युधिष्ठिर के स्वर्गवास होने के बाद से बृहदत्त या क्या नाम है, हर्यक वंश से सुनाग वंश, हर्यक वंश के राजा बिंबिसार के बारे में ऐतिहासिक क्रम कहां से मिलता है? विक्रमादित्य के बारे में कहां से जानकारी मिलती है? गुप्त शासकों के अलावा 1-2 अन्य और राजा हैं कलचुरीकर्ण, उनके बारे में कहां जानकारी मिलती है? तो पुराण हिस्टोरिकल रिसोर्स के रूप में कैसे इंपॉर्टेंट है? बीजेपी ने तो एक नया हिस्ट्री भी लिखवा डाला है पुराणों के आधार पर, और पूरे एंशिएंट इंडिया की डेट चेंज हो गई है। आने वाले टाइम पीरियड में आपको दिखाई देगा। मैं फिर बोल रहा हूँ, एनबीटी की किताब पर भारत वैभव जो किताब है उसको उन्होंने पब्लिश कर भी दिया है। आगे आने वाले टाइम पीरियड में आपको वो चीजें दिखाई देंगे। आगे देखिए, फिर ये भी है, पूछ रहा है दर्शन वैशेषिक। अब रामशरण शर्मा का पीछे वाला हिस्सा पढ़ेंगे तो उसमें ये चारों दर्शन के बारे में दिया है। अगली बार सवाल कि इन चारों दर्शन में क्या लिखा है। जैसे वैशेषिक पतंजलि है, वैशेषिक दर्शन को कणाद गौतम उल्टा पुल्टा दिया है, सिर्फ न्याय गौतम दिया, बाकी तीनों गलत है। अब इन दर्शन में क्या लिखा है, अगला सवाल इसी पर होगा। अब ये तो जीएस का पार्ट भी है। अब देखिए एक और ये भी सवाल है, कैप्टन हॉकिंस भारत में आया और क्या बोला। अब ये मैंने कल भी बोला था, आयोगबाजी। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जो सिर्फ पर्टिकुलर बुक में मिलते हैं, जैसे लईक अहमद। अगर आपने मुगल काल या अंग्रेजों से मुगलों के संबंध या मुगलों की दानवीरता वैभवशीलता पढ़ेंगे, वो सिर्फ इसमें मिला है। किसी किताब में नहीं लिखा कि जेम्स प्रथम के राजदूत के रूप में टर्की भाषा यूज किया। इसके अलावा बेवड़ा बादशाह को उसने एक बढ़िया क्वालिटी के दारू दी, एक दूरबीन दी और एक बग्घी भी दी और एक गोरी अंग्रेज भी गिफ्ट की। 4 चीजें गिफ्ट किया था, याद रखिएगा। सर टॉमस रो, विलियम हॉकिंस। ईस्ट इंडिया कंपनी 1600 में बनी, 1605 में भारत पहुंची, 1608 में मुगल दरबार आगरे में पहुंचे और विलियम हॉकिंस ने तुर्की में बात की और बेवड़े बादशाह जहांगीर को 4 चीजें गिफ्ट में दी। क्या दी? दूरबीन, बग्घी, एक बेहतरीन यूरोप के दारू की बोतल और एक गोरी औरत। ये 4 चीजें गिफ्ट की। लईक अहमद में 3 चीजों का नाम लिखा है, गोरी औरत भी गिफ्ट की, ये चीजें नहीं लिखी है। तो अक्सर जो प्रश्न मानते हैं वो यही है। अब जब आप यूपीएससी के आंसर शीट को देखेंगे कभी कभी तो वहां पर डेट 1611 मिलता है और दूसरा तुर्की भाषा के बारे में कोई जानकारी नहीं मिलती है। कहने का मतलब है कहीं कहीं यूपीएससी वाले 1605 दिए हैं, कहीं 1608, मतलब पुरानी बिपिन चंद्र की एनसीईआरटी में अलग डेट है, सतीश चंद्र मित्तल बीजेपी की एनसीईआरटी में अलग डेट है, नई वाली जो एनसीईआरटी वाली आई है उसमें एक अलग डेट है। तो यूपीएससी वाले में के अनुसार उत्तर ये होगा, बट यूपी का आयोग के अनुसार केवल 2 है। पहला गलत है, 1608 में वो मुगल दरबार में पहुंचा, बाकी तुर्की भाषा तो ये सिर्फ लईक अहमद में। बट याद रखिएगा 4 चीजें दी थी बेवड़े बादशाह को। आगे तो और है, इसके बाद जो सर टॉमस रो रहा उसने अपनी बीबी की फोटो दिखाई और ये बेवड़ा बादशाह सर टॉमस रो की बीबी की पेंटिंग देख करके मोहित हो गया और फरमान पर दस्तखत कर दिया, ले जाओ बिजनेस करो। एक से एक कहानियां हैं। आगे अब खरातीदार कौन है, ये भी लईक अहमद से जुड़ा हुआ है, फरमानों को भेजने वाला अधिकारी। अब देखिए फिर कुछ किताबें हैं उनका मिलान करने को दिया है। ये 4 किताबें हैं, ये कहां से आया, ये लईक अहमद में, बट इसमें महमूद गावा ये सतीश चंद्रा में दिया हुआ है और ये इसमें से 2 किताबें
जैसे निजाम शाही के बारे में ये मिलता है, जफर खान गुजरात विजय के बारे में जानकारी मिलती है, और अंग्रेजों के कार्यकाल में बंगाल का इतिहास लिखने वाली ये किताब। अब ये 4 चीजें हैं, याद रखिएगा। अगली बार फिर डिटेल आएगा इसमें कि गुजरात विजय के बारे में क्या लिखा गया है, महमूद गवां के पत्रों में क्या लिखा है, और बहमनी के निजाम शाही अहमदनगर के इतिहास के बारे में क्या किस शासक की जानकारी मिलती है, और बंगाल के इतिहास में 1788 में किस व्यक्ति ने बंगाल के बारे में लिखा, जिसमें अंग्रेजों के बारे में, जिसमें मुर्शीद कुली खान के बारे में, अलवर्दी खान के बारे में लिखा है। उसी किताब में लिखा गया है कि अंग्रेज मधुमक्खी की तरह हैं, छेड़ेंगे तो काट काट के डंक मार देंगे, नहीं छेड़ेंगे तो शहद देंगे। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट। तो इस तरह के जो भी इंफॉर्मेशन है, इसी चीज को थोड़ा डिटेल पढ़िएगा, और बिना इस वाहियात किताब के पढ़े आपका यूपी का सिलेक्शन नहीं होने वाला। आगे देखिए, फिर आएगा यही लाइक अहमद और सतीश चंद्र हैं। इल्तुतमिश कौन थे? रजिया बेगम के अब्बा हुजूर थे। शाह तुर्कियन कौन थी? तो इल्तुतमिश बादशाह सलामत की या सुल्तान की षड्यंत्रकारी महिला, जिसने रजिया का टेटुआ दबाने का हर संभव प्रयास किया। ठीक उसी तरह हमीदा बानू बेगम कौन थी? तो अजीम उस शान शहंशाह अकबर की अम्मा थी, जिन्होंने अपने शौहर के इंतकाल के बाद दिल्ली में उनके दिल्ली में उनके मकबरे का निर्माण कराया, जिसको हुमायूं का मकबरा कहते हैं। और गुल बदन बेगम जनाब कौन थी? तो ये जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर की लाडली पुत्री थी, जिन्होंने हुमायूं नामा नामक खिदमत पुस्तिका को तैयार किया। तो मुगल काल में महिलाओं की भूमिका एक अलग चैप्टर है, या मध्यकाल में महिलाओं की षड्यंत्रकारी भूमिका या प्रभावशाली भूमिका, जो भी कह ले वो है। तो मध्यकाल में जितनी भी लेडी हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। मैं आपको बोल के सुना दे रहा हूं, जैसे अल्ततमश की बेगम साहिबा, अल्ततमश की जिगर का टुकड़ा रजिया बेगम, फिर उसके बाद से बलबन की पत्नी, उनके बारे में अलाउद्दीन खिलजी की धर्मपत्नी या अलाउद्दीन खिलजी जिस औरत को उठाया था उसके बारे में, गयासुद्दीन तुगलक की वाइफ जो जाट कन्या थी उसके बारे में, फिरोज तुगलक की अम्मा जो जाट कन्या थी उसके बारे में, जहरुद्दीन मोहम्मद बाबर की बिटिया उसके बारे में, अकबर की संरक्षणा महमा अनगा के बारे में, फिर उसके बाद अकबर की जो एक अम्मा थी उनके बारे में, फिर जो सिया मुस्लिम थी, फिर उसके बाद अब्दुल रहीम खाने खान की पत्नी और क्या नाम है, बैरम खान की बेगम राहिम खान की पत्नी और अकबर की पत्नी, उनके बारे में, फिर उसके बाद से जो बड़ऊ ताजमहल वाले थे उनकी बेगम के बारे में, औरंगजेब की बहनों के बारे में, और दारा सिकोह के बहन के बारे में। इसके अलावा उत्तर मुगल काल में भी 1-2 महिलाएं जो बड़ी कुख्यात रहीं, जैसे कुदिसिया बेगम, हजना बानू बेगम वगैरह वगैरह। तो ये पूरी चीजें ये वाहियात लेखक लिख रहे हैं, मुझे आज भी याद है। तो मुगल काल में उत्तर प्रदेश के लोक सेवा आयोग में है, तो आगे आने वाले टाइम पीरियड में मुगल कालीन पूरे मध्यकाल में महिलाओं की भूमिका। लेकिन लईक अहमद जी कहीं भी विजयनगर राजा के पत्नी की नाम नहीं लिखते, जिन्होंने एक महत्वपूर्ण ग्रंथ की रचना की। उड़ीसा के रानी के बारे में नहीं लिखते, मराठा कन्या के बारे में नहीं लिखते हैं, गुजरात की राजपूत कन्या है उनके बारे में नहीं लिखते हैं, मिथिला के बारे में। उस समय 17 से ज्यादा ऐसी भारत की प्रख्यात महिलाएं हुई हैं, अहल्याबाई होलकर तक, जिनके बारे में लईक अहमद जी एक लाइन नहीं लिखते हैं। मतलब पूरे मध्यकाल का मतलब ही है सल्तनत काल और मुगल काल, बाकी हिंदुस्तान से कोई लेना देना नहीं है। इसलिए इनका खूब विरोध हुआ और विरोध होना भी चाहिए। बट अब आपकी मजबूरी है, उत्तर प्रदेश में महिलाओं के बारे में कम से कम 12 महिलाएं हैं, उनके बारे में जानना होगा कि ये 12 महिलाएं कौन हैं और इन्होंने क्या क्या किया। जैसे हमीदा बानू बेगम, याद रखिएगा, हुमायूं के मकबरे को देख रेख में बनवाया, याद रखिएगा, हमीदा बानू बेगम। और गुलबदन बेगम, जिन्होंने बाबर नामा किताब लिखी, और उसी किताब में ये लिखा है कि बाबर एक नंबर का अफीमची था, हुमायूं एक नंबर का अफीमची था। हुमायूं बीमार पड़ा तो बाबर ने उसकी बीमारी ले ली और वो ऊपर चला गया, और भी कई तरह की बातें। अब ये बिपिन चंद्र से पीसीएस 2024 में ये रिपीट भी हुआ, कल बता चुका हूं। आगे देखिएगा, कश्मीर में
गो हत्या को पाबंदी कर देने वाला जैनुल अबादीन सतीश चंद्र की किताब में दिया हुआ है। अब याद रखिएगा, ये जो चारों हैं इनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे सिकंदर शाह को बुत किशन बोलते हैं, जैनुल अबादीन ने संरक्षण दिया, कल्हड़ की राज तरंगड़ी को अनुवाद भी कराया और उसकी परंपरा को आगे भी बढ़ाया। तो इतनी सारी चीजें हैं जो आपको जानकारी होनी चाहिए। फिर आगे देखिए, फिरोज तुगलक के नागरकोट अभियान, सतीश चंद्र की किताब आज भी पढ़नी है। फिरोज तुगलक की परोपकारिता वगैरह कह रहे हैं। फिरोज तुगलक जब अभियान कराया तो 300 संस्कृत पुस्तकों को अनुवाद कराया, लेकिन यह भी है कि उस मंदिर को तोड़ा वगैरह वगैरह वगैरह। 300 पुस्तकों को संस्कृत से अनुवाद कराया, उसका नाम कर दिया फरंगे सिकंदरी और उसको कह दिया ये तो हमने लिखवाया है। मतलब ये मोबाइल मेरा है, हमने इस मोबाइल को छीना और इस पे लिख दिया ऋतिक रोशन, तो अब ये ऋतिक रोशन का हो गया। हम सतीश चंद्र जी लिखे, मानिए एग्जाम में आता है, किसने किया ये नाम यही मिलेगा, एग्जाम में आता है तो आना पड़ेगा। हर दूसरे तीसरे साल फिरोज तुगलक के परोपकारिता के ऊपर आधारित सवाल आते हैं, तो आपको भी लिखना पड़ेगा। अब देखिए ये भी है, संगीत की टप्पा शैली के बारे में दिया हुआ है। लई का मत पढ़ेंगे तो उसमें लिखा है मोहम्मद शाह रंगीला, और हरिश्चंद्र वर्मा पढ़ेंगे तो उसमें कुछ और दिया है। तो आप बस रट्टा मार लीजिए, संगीत की टप्पा शैली किस मुगल सम्राट के दरबार में डेवलप हुई, तो यही नाच गाने वाले थे, नग्न होके चलते भी थे, दौड़ते भी थे, नग्न होके इन्होंने पेंटिंग भी बनाई, चाहे तो गूगल पे सर्च कर सकते हैं, मोहम्मद शाह उर्फ रंगीला। इन्हीं के कार्यकाल में आक्रमण भी हुआ था नादिर शाह का, भयंकर रंगा नाच, चाहे जो भी कहे। अब 39 नंबर के सवाल को देखें, कुछ महिलाओं के बारे में है, मुझे इसके बारे में जानकारी नहीं है कि ये महिला से जुड़े हुए स्रोत किस पुस्तक से आए हैं। उत्तर ये दिया है, आप भी रट्टा मार लीजिए। हाँ, 40वें नंबर का सवाल देखिए, 1857 के गदर से जुड़ा हुआ। अब इसमें जो भी घटना उत्तर प्रदेश से जुड़ी है याद रखना पड़ेगा, या जो भी बिपिन चंद्र एनसीईआरटी की किताब में सवाल है वो ध्यान आपको रखना पड़ेगा। 10 मई आपका मेरठ है और एक दिन बाद झांसी का है, तो 10 मई तो सबको याद रहता है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी पड़ेंगी। तो झांसी का 11 मई बताया है, मेरठ 10 मई है, बैरकपुर 29 मार्च है। तो ये 2 डेट याद है, मुझे लखनऊ का याद नहीं, इनफैक्ट झांसी का भी याद नहीं है। तो अब आयोग के अनुसार डी है, यूपी ईयर बुक में है, आपको याद रखना पड़ेगा। 41वें नंबर, अब उत्तर प्रदेश के बाबा रामचंद्र याद रखना पड़ेगा। उत्तर प्रदेश में जितने भी किसान आंदोलन हुए, क्रांतिकारी आंदोलन हुए, गांधीवादी आंदोलन हुए, समाजवादी आंदोलन हुए, मजदूर संघ के आंदोलन हुए, सांप्रदायिक आंदोलन हुए, उनकी जानकारी आपको होनी चाहिए। तो वही बाबा रामचंद्र, उत्तर प्रदेश के अवध किसान सभा, इंद्र नारायण द्विवेदी भी थे, जवाहरलाल नेहरू भी थे, बाबा रामचंद्र भी थे। तो ध्यान रखिएगा ये सब लोग थे, लेकिन अध्यक्ष जी ये थे, नेहरू जी भी थे, शाहजहान सरस्वती नहीं थे, बाबा रामचंद्र भी थे। तो याद रखिएगा, इंद्र नारायण द्विवेदी इलाहाबाद के फेमस वकील, उन्होंने इस चीज को बनाया था, संयुक्त प्रांत किसान सभा या अवध किसान सभा। आगे देखिए, यहां भी दिया है, दिल्ली के वैसराव पर बम फेंकने वाला बिपिन चंद्र, नॉर्मल सा किताब है, जो अनुशीलन समिति, क्रांतिकारी आंदोलन, याद रखिए क्रांतिकारी आंदोलन, प्रमुख संगठन, निकलने वाले अखबार, निकलने वाली पत्रिकाएं, जुड़े हुए नेता और कुछ प्रमुख घटनाएं। क्रांतिकारी आंदोलन में पहला चरण, क्रांतिकारी आंदोलन में दूसरा चरण, क्रांतिकारी आंदोलन में विदेशों में खासकर फ्रांस और पेरिस में चलने वाले, और कनाडा और अमेरिका में क्रांतिकारी, जैसे कामागाटा मारू, जैसे गदर आंदोलन, उससे जरूर सवाल आते हैं। और प्रतिवर्ष एक सवाल पीटी में क्रांतिकारी आंदोलन से होता है। जैसे अगली बार पूछा था कि इनकी मैगजीन का नाम क्या है, जैसे गदर कितने भाषाओं में आती थी, जैसे युगांतर कहां से निकलता था, जैसे अनुशीलन समिति का हेड ऑफिस कहां था, जैसे बाघा जतिन कौन थे, जैसे खुदीराम बोस ने किस गवर्नर पर या किसके मर्डर को किया था, या दिल्ली के लॉर्ड हार्डिंग पर बम किसने फेंका था, व्यक्ति का नाम पूछ लेते हैं। आगे 43 चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1919 के तहत की गई। 1919 का जब अधिनियम आया तो सारे उदारवादी एकाएक
राष्ट्रभक्त हो गए और जितनी भी स्वराज पार्टी जितने भी होम रूल आंदोलन, लिबरल, ये सब अंग्रेजों के भक्त हो गए। लेकिन यही 1919 के अधिनियम के विरोध के ऊपर असहयोग आंदोलन की बीड़ा, मतलब 1919 के अधिनियम की मांग के पहले किस प्रकार की परिस्थिति थी और मांग के बाद भारत के राष्ट्रवादी नेताओं का रवैया पैटर्न कैसे बदला। सुमित सरकार में बेहतरीन दिया है और किसी किताब में नहीं है। हालांकि जीएस के लेवल पर इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है, बट आईएएस में ये चीजें पूछी जा चुकी हैं कि इनमें से कौन सा नेता 1919 के अधिनियम का समर्थक था। तो थे सुरेंद्र नाथ बनर्जी, लाला लाजपत राय, बाल गंगाधर तिलक, तीनों समर्थक थे। मोतीलाल नेहरू ये भी समर्थक थे। तो विरोध कौन थे? उसमें एक ऐसा नाम था जिसका नाम हमने भी हिस्ट्री ऑप्शनल वाले ने नहीं सुना। तो याद रखिएगा, 1919 के अधिनियम के समर्थक उदारवादी, उग्रवादी, हिंदूवादी, मुस्लिमवादी सभी लोग थे। बात समझ में आ गई? अब विरोध में कौन था? फिलहाल मैंने तो अभी उनका नाम नहीं पढ़ा, जब ऑप्शन में आया था तो ठीक था। तो इसीलिए मैं कहता हूं थोड़ा सा डिटेल याद रखना पड़ेगा। जितने भी एक्ट हैं 1757, 1784, 1858, 1858 के बाद से 1909, 1919, 1935 और 1946-47। जैसे 1853, 1909 और 1919 ये तीन पढ़ना है। 1793 आप छोड़ सकते हैं। 8 से 10 संवैधानिक विकास या एक्ट अधिनियम की चीजें हैं, उनसे थोड़ा डिटेल पढ़ लीजिए, सारी चीजें समझ में आ जाएगी। ईवी रामास्वामी नायकर बिपिन चंद्र से दिया है। दक्षिण भारत में ब्राह्मण विरोधी आंदोलन, ब्राह्मण भगाओ आंदोलन, संस्कृत भगाओ आंदोलन, राम को जूता मारो आंदोलन, सब कुछ चलाए ईवी रामास्वामी नायकर। जस्टिस पार्टी इन्होंने बनाई। इसी जस्टिस पार्टी से कोक से निकली हुई पॉलिटिकल पार्टी का नाम है, क्या नाम है? द्रुमुक और अन्ना द्रुमुक, जो आज तक चल रहा है। तो आज एक हिंदू संस्कृति का विरोध देख रहे हैं, ये परंपरा बहुत पहले है। असहयोग आंदोलन में भाग लिया, 1925 में कांग्रेस छोड़ दी और वही जस्टिस पार्टी बनाया। आगे देखिए, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में है। झांसी ब्रिगेड, नेहरू ब्रिगेड और सुभाष ब्रिगेड बनी, ये बिपिन चंद्र की किताब में दिया हुआ है। आगे देखिए, बरेली, खान बहादुर खान ने गदर में लिया। कालक्रम कल भी मैंने बताया था कि जो भी घटना घटती है, एक गांधीवादी आंदोलन के पहले और गांधीवादी आंदोलन के बाद, उनका कालक्रम, जैसे होम रूल 16, खिलाफत 1919, जलियांवाला बाग 1919, मोपला। अब ये दो में लफड़ा हो सकता है, तो याद रखिएगा जलियांवाला बाग की घटना के बाद हुआ था खिलाफत आंदोलन, मोपला 22-23 में, होम रूल 1916 में। इन सभी आंदोलनों की विशेषता क्या थी, नेतृत्व कौन था और इनके परिणाम क्या क्या हुए। जैसे मोपला विद्रोह में कौन लोग शामिल थे, कहां हुआ था, तो केरल। आगे 48 नंबर देखिए, ये सवाल भारत छोड़ो आंदोलन से संबंधित नहीं है। तो मातंगी हाजरा बंगाल से थी। हाँ, कल भी मैंने बोला था कि बीजेपी गवर्नमेंट, मुरली मनोहर जोशी जब देश में संस्कृति मंत्रालय संभाले थे, तब उन्होंने एचआरडी मिनिस्ट्री के नेतृत्व में एनसीईआरटी को बदला और 3 नए एनसीईआरटी इंट्रोड्यूस किए, मीनाक्षी जैन, मक्खन लाल और सतीश चंद्र मित्तल, जिसको हम लोग बीजेपी एनसीईआरटी बोलते हैं। उसी में लिखा था कि आसाम में 1857 का विद्रोह हुआ तो नेता कौन थे, या सिंधु घाटी की सभ्यता के अवशेष दक्षिण भारत में मिले हैं तो वो कौन थे, और यही सारी चीजें मिली हैं। तो ये चारों नाम, मातंगी हाजरा, कनक लता बरुआ, ये दो जो नाम आप देख रहे हैं वो भारत छोड़ो आंदोलन में, वो सतीश चंद्र मित्तल पुरानी बीजेपी वाली है। शांति घोष, ये भी एक महिला थी, कलकत्ता केस से 1916 से 1989 में इनका देहांत हुआ था। जब महिला आरक्षण बिल आया था तो भारत की प्रसिद्ध महिलाएं 47 के पहले, 47 के बाद पूरा आया था, उसमें शांति घोष का भी नाम था। उसके पहले मैंने शांति घोष के बारे में नहीं पढ़ा। कुछ नदियों के बारे में एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ है। सहायक नदी सही सुमेलित नहीं है, ये दिया हुआ है। प्राणहिता 34% भाग है। अब इसके बारे में मेरे पास
बताने को कुछ नहीं। कल भी मैंने कहा था गंगा नदी के बारे में इंडिया एयर बुक में, ये गंगा नदी कब कब कहां कहां कैसे कैसे कितना मूर्ति है। अगली बार फिर सवाल आएगा कि इन सब जगहों में गंगा नदी का कितना कितना पार्ट है। इंसाइक्लोपीडिया से पढ़ करके नोट करिए। लेटराइट मिट्टी, ये भी एनसीईआरटी से आया हुआ है, नॉर्मल सा सवाल है। ये भी एनसीईआरटी से आया हुआ है। क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल। कल भी मैंने बताया था वायुमंडल, वायुमंडल की संरचना, वायुमंडल में होने वाली गतिविधियां और इन गतिविधियों से हम और हमारा जीवन कैसे प्रभावित होता है। जो भी सवाल आएंगे वो इन्हीं से आएंगे, तो याद रखिएगा। पीटी में भी यही, मेंस में भी यही। पीटी में फैक्चुअल, मेंस में लिखने वाला। आगे देखिए, ये नदियों के बहाव के बारे में आया, ये भी एनसीईआरटी में। अब यहाँ पर सभी नदियों के बारे में दो दो लाइन की जानकारी होनी चाहिए कि नदियां कहाँ कहाँ बहती हैं। कल भी मैंने बताया था कि आप एक मैप का छोटा वाला कॉपी आता है वो ले लीजिए और इन सभी नदियों को बहाइए उसमें पेंसिल से, और बहाने के बाद उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन नॉर्मल एनसीईआरटी में और थोड़ा सा गूगल पे सर्च करके, जैसे उड़ीसा की महानदी कहाँ से निकलती है, कहाँ मिलती है, लंबाई चौड़ाई कितनी है, कितने राज्यों से होके बहती है, बस एनफ है। तो एक बार अगर आपने मैपिंग अच्छे से कर ली तो एक भी सवाल आपका जाएगा नहीं। अब ये भी मानसून, ये भी एनसीईआरटी से आया हुआ है। नॉर्मल मानसून वही मानसून निकलता है, केरल से निकलता है, ऊपर जाता है, वापस आता है, आमिर वृष्टि, जेट स्ट्रीट, अल नीनो। यही 7-8 सवाल है जो घूम फिर के अक्सर आते हैं, तो आपको जानकारी रखनी पड़ेगी। अगला सवाल फिर देखिए, यूपी ईयर बुक्स। कल भी रामगंगा नदी के बारे में आया हुआ था, आज भी आया। तो यूपी ईयर बुक अमर उजाला की एक किताब है, मैं आगे आपको बताऊंगा। 1 साल का कवरेज रहता है यूपी ईयर बुक में, उसमें सब आपको ये मिल जाएगा, पढ़ना पड़ेगा। बेतवा नदी प्रयागराज के पास यमुना नदी में मिलती है, नहीं मिलती है भाई, प्रयागराज में गंगा और जमुना मिलती है। तो कॉमन सेंस का भी क्वेश्चन है। चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य उत्तर प्रदेश के किस जनपद में है? इसी चंद्रप्रभा में मनुष्य और पशु का संघर्ष होता है। इसी चंद्रप्रभा वन्यजीव अभयारण्य से सबसे ज्यादा गुलदार या बाघों ने या चीतों ने हमले किए हैं लखीमपुर। तो उत्तर प्रदेश में मानव पशु संघर्ष, पशु संरक्षण वगैरह वगैरह इस तरह की चीजें मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, पीटी के लिए। अब कुछ दर्रों से आया, इंडियन एक्सप्रेस से आया हुआ सवाल। अब ये जितने दर्रे हैं सबको याद करना संभव नहीं है, जितने दर्रे हैं याद रखिएगा। मैंने आपको पहले बोला 2017 से चीन से मिलने वाली चुनौतियों का सामना करने के लिए लगातार बॉर्डर पर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स को बढ़ाया जा रहा है और दर्रों की चर्चा होती है। चाहे नाथुला दर्रा होती है, चाहे आपका भूटान के बॉर्डर पर हो, चाहे वो नेपाल के बॉर्डर पर हो, चाहे लद्दाख के बॉर्डर पर हो, चाहे वो पाकिस्तान के बॉर्डर पर हो, चाहे वो अफगानिस्तान पीओ काले के बॉर्डर पर हो, इनसे सवाल आ ही रहे हैं, अरुणाचल के बॉर्डर वाले से भी। तो इन बॉर्डर को मजबूत किया जा रहा है, बॉर्डर को नए सिरे से दर्रों के ऊपर फौज बैठाई गई है। तो अब इसी तरह ये जो माना दर्रा है, ये उत्तराखंड से तिब्बत जाने का रास्ता था जो गलत दिया है। दीपू दर्रा भारत, चीन और म्यांमार की सीमा पर लगा हुआ है, जो लद्दाख में नहीं है। ठीक ये नीति दर्रा उत्तराखंड में है, जो 6000 मीटर ऊंचा है, चीन की सीमा पर है, दक्षिण तिब्बत जाने का रास्ता है। 1962 तक चलता था, लेकिन चीन युद्ध के बाद इसको बंद कर दिया गया। ठीक उसी तरह अघिल दर्रा लद्दाख में है। तो इंडियन एक्सप्रेस अगर आप पढ़ते हैं अखबार, मैं एक ही अखबार प्रेफर करता हूं, मैंने कहा था कि हिंदू पढ़ो, हिंदू से ज्यादा बेहतर मुझे इंडियन एक्सप्रेस लगता है। तो आप इंडियन एक्सप्रेस पढ़ने की आदत डालिए, क्योंकि उसमें जो इंफॉर्मेशन मिलते हैं वो खासकर यूपीएससी के बेस पर होते हैं। उनकी जो एक मैगजीन आती है एसेंशियल, वो भी आईएएस की तैयारी के लिए, पीसीएस की तैयारी के लिए बहुत बेहतरीन है। उसी में ये मैप दिया था, तो मुझे याद तो नहीं था, बट ये याद था कि भारत चीन और संघर्ष के बाद लद्दाख का उत्तराखंड का यह दर्रा बंद कर दिया गया था, और इसी उत्तराखंड के इलाके को नेपाल ने अपना दावा ठोका है। तो देखिए, जो इस तरह के सवाल आते हैं ना, अब भारत में जितने दर्रे हैं, अब आप उनका नाम रटना शुरू कर दे, उठाइए घटना चक्र रटना शुरू कर दिए, लेकिन कोई ये नहीं बताता ना कि ये सवाल क्यों आया, इसके पीछे लॉजिक क्या है। तो इसके पीछे लॉजिक यही है। आगे, ये दोनों जगह क्यों फेमस है? तो एक तो कावेरी नदी, वही बिजली बनाना, वही कलपक्कम परमाणु संयंत्र, कलपक्कम परमाणु संयंत्र जो तमिलनाडु में है, कोरामंडल पे है, और 70 किलोमीटर चेन्नई से है। अब ये इंफॉर्मेशन क्यों है? क्योंकि ये इंफॉर्मेशन दिया हुआ है भारत सरकार ने, तो हमने भी आपको दे दिया, इसमें कोई लॉजिक नहीं है। अगला सवाल देखिए, 59 एनसीईआरटी से आया हुआ सवाल।
अब देखिए, जो लोग उत्तर प्रदेश के नहीं है वो नहीं जानते हैं कि जौनपुर, गाजीपुर, बलिया में वन है कि नहीं, लेकिन ये जानते हैं कि अगर ये पहला स्टेटमेंट सही है तो दूसरा है कि नहीं है ये नहीं पता। सही कूट चुनिए, तो दिया हुआ है। आगे देखिए, अब ये क्वेश्चन देखिए 60 नंबर का। अब बंदरगाह, हजारों बंदरगाह हैं, इनके बारे में कैसे ये तैयार करेंगे? तो ये भी इंडियन एक्सप्रेस में निकला था कि रूस यूक्रेन युद्ध के बाद यहां पर यूक्रेन ने बम गिराया और ये तबाह हो गया। इगारका रूस में है, येनिस नदी के किनारे है और इगार्स्किया खाड़ी के आसपास है। चर्चे में था, आ गया। अब इतना याद करना संभव नहीं है, लेकिन इंडोनेशिया की राजधानी जकार्ता है ये पता है। उरुग्वे मोंटविडियो नहीं पता, रॉटरडैम नीदरलैंड, मतलब ये दोनों पता है, इनके बारे में पता नहीं है। तो अब अखबार पढ़ रहे हैं, चीजों के ऊपर नजर है तो आ रहा है, नहीं तो फिर कोई बात ही नहीं है। अब यहां भी एनसीईआरटी से आया है, महासागर धाराएं। अब ध्यान रखिएगा, ये धाराएं कैसे उत्पन्न होती हैं, क्यों उत्पन्न होती हैं, धाराओं का क्या प्रभाव पड़ता है, मौसम कैसे बदलते हैं, किस एक्टिविटी को ये प्रमोट करते हैं और कहाँ पॉजिटिव और कहाँ नेगेटिव। एक लाइन में बोले, समुद्र की महासागरीय धाराओं का मानव जीवन पर क्या असर पड़ता है, मेंस का सवाल। और यहीं से निकलता है पीटी का। एक बार जब आपने मेंस पढ़ लिया तो वो सारी चीजों के ऊपर पता लग जाएगा कि ये चीजें होती हैं। एनसीईआरटी से उठा हुआ ये भी सवाल है। आगे देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका मैक्सिको। अगर आपने डंकी मूवी देखी होगी तो डंकी मूवी ने देश विदेशों में घुसपैठ करने में कहां कहां से क्या क्या रास्ते हैं, किस तरह लोग आते हैं, किस तरह जाते हैं, इन सब के बारे में अखबारों में डिटेल दिया है। तो वहां भी यही चीजें हैं क्या कि ये जो डंकी वाला, ये जो रियो ग्रांडे नदी है ना, टेक्सास राज्य मैक्सिको से घुस के लोग घुस जाते हैं, तो यहां भी घुसपैठ होती है। और विश्व में कहां कहां लोग डंकी रूट से जाते हैं उनके बारे में जानकारी होनी चाहिए। आगे ये कुछ मरुस्थल है। ग्लोबल वार्मिंग के स्तर में विश्व की मरुस्थल के ऊपर रिपोर्ट आई थी 2023 में, सवाल वहीं से आया है। अब सारे मरुस्थल की लंबाई चौड़ाई याद करेंगे तो परेशान हो जाएंगे। मैं बार बार कहता हूं, करंट एक्टिविटीज के ऊपर आप नजर जमाइए, उसमें ही ये आया था कि कुछ मरुस्थल सिकुड़ रहे हैं, कुछ मरुस्थल बढ़ रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिल्ली अरावली मरुस्थल विकसित होते होते मुखर्जी नगर तक आ चुका है। कारण लगातार गुड़गांव के पहाड़ काट काट के बिल्डिंग बनाए रहे हैं, तो जो अरावली राजस्थान मरुस्थल था वो उड़ते उड़ते दिल्ली के मुखर्जी नगर तक, यमुना नदी के किनारे तक विस्तारित हो चुका है। तो उसी समय रिपोर्ट आई थी कि कुछ मरुस्थल निरंतर बढ़ रहे हैं, कुछ मरुस्थल निरंतर सिकुड़ रहे हैं। वहीं से सवाल आ गया। अब 2025 में पीटी में इस सवाल के आने की संभावना कम है, लेकिन ज्योग्राफी के ऊपर कोई भी रिपोर्ट आती है वर्ल्ड लेवल पर तो वो पीटी से जुड़े हुए प्रश्न बनने की पूरी संभावना रहती है। मैंने लिख भी दिया इंडियन एक्सप्रेस। आगे देखिए, फिलीपीन में नारियल और गन्ने की कृषि विकास नई वाली एनसीईआरटी में थे। हालांकि ये बकवास सवाल है। ये भी कहते हैं कि भारत में गन्ना लेके आने का श्रेय फलाना ठिकाना को है। अरे भैया, गन्ना रामायण काल में भी है, स्पष्ट लिखा है कि बजरंग बली गन्ना खा रहे हैं। कुछ कुछ चीजें बड़ी अजीब हो जाती हैं, जैसे भारत में हलवा लाने का श्रेय इनको है। अरे भाई, चावल यहाँ होता है, मसाले यहाँ होते हैं और बिरयानी मुगल लेके आए। उसी तरह पुर्तगाली मक्का लेके आए, मक्के की खेती हजारों साल से होती है। उसी तरह जलेबी कहा जाता है ईरान से आई। वैदिक ग्रंथ में जलेबी का उल्लेख है, शुद्ध घी में कैसे बनता है। अब नई वाली एनसीईआरटी में कहा है कि भाई स्पेन अमेरिका लेके आए, जैसे पुर्तगाली हमारे यहाँ लेके आए आलू, पुर्तगाली हमारे यहाँ लेके आए तंबाकू, पुर्तगाली हमारे यहाँ लेके आए दूरबीन, पुर्तगाली हमारे यहाँ लेके आए फाउंटेन पेन, पुर्तगाली हमारे यहाँ लेके आए प्रेस। उसी तरह डच और अंग्रेज भी लेके आए वगैरह वगैरह। तो नई एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो जो एनसीईआरटी में दिया है आप पढ़े। 65 नंबर का सवाल, जब भी कोई ज्वालामुखी एक्टिव होता है तो आपको ये जानकारी होनी चाहिए कहां कहां कैसे कैसे। तो ज्वालामुखी होते रहते हैं, तो ये सारे पर्वत हैं और ये कभी ज्वालामुखी था जो आजकल सक्रिय नहीं है। तो याद है तो करिए। तो 2-3 नाम है, युगांडा, तंजानिया, अल्जीरिया और मोरक्को। वर्ल्ड की ज्योग्राफी में एक किलिमंजारो मुझे याद था, स्टेनली याद था, ये 2 मुझे याद नहीं था। एनसीईआरटी में दिया, उसी से जुड़ा हुआ। आगे देखिए,
झील के बारे में दिया है। अब रूस में बैकॉल झील है ये भी पता है, मिशिगन यूएस में है ये भी पता, बट माराकोइबा वेनेजुएला में है ये मैंने नहीं पढ़ा। अब ओनेगा रिस कनाडा में नहीं रूस में है, लगातार चर्चे में था उस समय क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग से ये झील सूख रही है तो न्यूज में आया था। तो ठीक है। अल नीनो फिर आया, एनसीईआरटी से जुड़ा हुआ है, ये क्रिसमस के समय सक्रिय होता है इसलिए इसका नाम बच्चे के धारा पर दे दिया। हमेशा याद रखिएगा अल नीनो से सवाल आते ही हैं, और सवाल कैसे आएंगे, कैसे उत्पन्न होता है, कैसे यह प्रभावित करता है। मैंने कल भी बताया था कि ज्योग्राफी का कोई भी सवाल है हमेशा पढ़ने के पहले सोच लीजिए उसमें कि इसका हमारे जीवन पर, इसका एटमॉस्फेयर पर क्या असर पड़ता है। पहले मेंस अगर आपने देख लिया तो पीटी के सवाल उसी में से निकल करके आते हैं। जैसे मानसून, हम कैसे प्रभावित होते हैं, तो कैसे मानसून बनता है, कैसे मानसून आता है, ऊपर जाता है, नीचे आता है, और कैसे मानसून हमारे जीवन को, ऋतु को, मौसम को, एग्रीकल्चर को इफेक्टेड करता है, और मुखर्जी नगर के पानी को बढ़ा देता है, नाला जम जाता है, 2 दिन तक मुखर्जी नगर में नाव चलने लगता है, वगैरह वगैरह। ये हम लोग का हमारे लिए मानसून की महत्ता ऐसे। आगे देखिए, दक्षिण गोलार्ध में हवा बाईं ओर, ये भी एनसीईआरटी से आया हुआ है। फिर उसके बाद यह भी देखिए कोयला उत्पादक, ये देखिए ये वो इलाका है जिसके ऊपर रूस ने दावा किया था। यूक्रेन का सबसे बड़ा कोयला उत्पादक कौन है, ये चर्चे में है। अब हर देश का कोयला उत्पादक याद तो नहीं रखेंगे ना, लेकिन क्यू तक पहुंच गया, ये भी बात कही थी कि क्यू तक पहुंच गया तो बड़ी स्थिति खराब हो जाएगी। ये भी अडानी जी का यहीं पे लाइसेंस मिला था जो कि कैंसिल हो गया, तो ये नहीं पूछा वह स्थान जहां से अडानी का लाइसेंस कैंसिल हुआ, नहीं, वो नाम पूछ लिया पर्टिकुलरली ये जो स्थान है माउंट न्यूमन, वो किस चीज के लिए है। तो याद रखिएगा अडानी जी को ठेका मिला था, ठेका बंद हो गया। अब ये भी करंट अफेयर से जुड़ा हुआ है। इतने स्टेशनों की पहचान हुई है और उत्तर प्रदेश में इतने हैं। फिर अक्सर एक सवाल जरूर आता है ज्वाइंट मिलिट्री एक्सरसाइज से, याद रहा तो ठीक, नहीं याद रहा तो खुदा गवाह। फिर दिसंबर 2022 में सामाजिक प्रगति सूचकांक आया, इस साल फिर कुछ आया है तो वो आपको याद रखना पड़ेगा। नासा ने और इसरो ने मिलकर डेवलप किया था नासा निसार, एन से नासा, आई से इसरो, और उसके बाद सिंथेटिक अपचर रडार, उसी का नाम है निसार। पकड़ में ही नहीं आएगा निसार का मतलब क्या होता है। बजट अब 2025 में स्किल डेवलपमेंट के लिए क्या हुआ, एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए क्या हुआ, एटॉमिक एनर्जी के लिए क्या हुआ है, रूरल डेवलपमेंट के लिए क्या हुआ है। बजट 2025 में ये आपके टेस्ट पेपर में रहेगा। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022 दे दिया, अब 23 को आप याद करिए, इसके आगे की चर्चा कल वाली क्लास में करेंगे। बट अगर आपने चीजों को देखा होगा तो सवाल कहां से आ रहे हैं, यहां सब चीजों को देखिए, दिख रहा है, यहां मैंने रिसोर्स भी लिख दिया है, दिख रहा है आपको। अभी तक जो भी चीज हम लोगों ने पढ़ी वहां सिर्फ एनसीईआरटी प्रभावी दिख रहा है, और बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है। जो भी घटनाएं घट रही हैं, अगर आपने उस चीज को ध्यान से पढ़ा है, चीजों को अगर देखा है, चीजों को समझा है, और चीजों के ऊपर एनालिसिस की है, 1 साल के कवरेज को अगर ध्यान रखा है, 15 महीने के कवरेज को ध्यान में रखा है, तो ऐसा एक भी सवाल नहीं है जो कठिन लगे। 150 सवाल में से कम 120 115 सवाल तो आप आसानी से क्रॉस कर सकते हैं। जो उजूल पुजूल सवाल होते हैं उनके पीछे कुछ लॉजिक होता है, ऐसे ही नहीं आ जाते। तो मैं यहां पर फिर अब आपके सामने देखिए, जैसे इकोनॉमिक इश्यूज में ये सारी चीजें अगले के कुछ लेक्चर्स में मैं यहां एक्सप्लेन करूंगा आपको, और बताएंगे कि यहां से ये चीजें हैं और ऐसे ऐसे सवाल हो सकते हैं। जैसे उसी तरह इंटरनेशनल रिलेशंस में ये सारे कतरन मैंने काटे हैं और इसको यहां पर रखा हुआ है। उसी तरह ये नेशनल इश्यूज से है, वही रायसेना डायलॉग्स दिख रहा है, वक्फ बिल, रायसेना डायलॉग्स, न्यूजीलैंड की भारत यात्रा, चिल्ड्रन के ऊपर यूएन की रिपोर्ट आई है, चाइल्ड मैरिज को लेकर के क्या हुआ है, फिर उसके बाद डीप ओशियन मिशन से लेकर के तमाम तरह की चीजें जो मैंने यहां पर अखबारों से निकाले हैं, और इन सब से प्रश्न बनाए हैं आपके 2025 के पीटी के लिए। अब इतनी सारी चीजें हमने यहां पर आपको बता दी, एक्सप्लेन भी कर दिया। चीजें नोट्स नहीं थे, बारिश में भीगने के बाद भी मुझे एक एक चीज याद है जो मैंने होमवर्क किया था। इसके आगे की चर्चा कल कर लेंगे। अब इसके बाद भी अगर आपको कुछ
नहीं समझ में आ रहा है, अगर आप चेत नहीं रहे हैं तो मैं कुछ नहीं कह सकता। इलाहाबाद का जो एक माहौल है, पूरे उत्तर प्रदेश का वही लिखंत घोटंत रटंत जो चीजें एक संस्कृति चल रही हैं, आगे भी चलती रहेंगी। एक पंचवर्षीय योजना खप जाती है, समझ में नहीं आता है चीजों को यूज कैसे करना है। इसकी चर्चा अगली क्लास में।